again. अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब दोस्त? ठीक है, खैरियत से हैं? आज हमारा मेडिकल बिलिंग के हवाले से फर्स्ट लेक्चर है, जिसके अंदर आपको ये बताया जाएगा बुनियादी आइटम्स क्या हैं, बुनियादी नॉलेज क्या है, जिसके बारे में आपका जानना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप किसी अच्छी मेडिकल बिलिंग कंपनी के अंदर इंटरव्यू देना चाहते हैं, या आप डायरेक्ट प्रोवाइडर के साथ काम करना चाहते हैं, या आप आउट ऑफ कंट्री की किसी कंपनी के साथ एज मेडिकल बिलर काम करना चाहते हैं, या आप एज फ्रीलांसर अपवर्क, फाइवर या लिंक्डइन के थ्रू डायरेक्ट मेडिकल प्रोवाइडर के साथ अगर आप काम करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट और अहम है उन लोगों के लिए जो पहली दफ़ा मेडिकल बिलिंग की फील्ड के अंदर आना चाहते हैं। बेसिक बुनियादी चीज़ों से स्टार्ट से बिल्कुल आपको सिखाया जाएगा कि जब आप मेडिकल बिलिंग की दुनिया में एंट्री करते हैं, आप कहीं पे पहली दफ़ा इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं और आपकी सिलेक्शन हो जाती है, तो कंपनी आपको किस पहले स्टेप से काम सिखाना स्टार्ट करती है। अगर आपने ये स्टेप पहले से सीखे हुए होंगे, तो फिर कंपनी आपको कितनी अच्छी सैलरी जो है वो प्रोवाइड करेगी। तो आइए शुरू करते हैं कि मेडिकल बिलिंग क्या है। सबसे पहले हम थोड़ा-सा इसके बारे में बात करते हैं कि मेडिकल बिलिंग क्या है। मेडिकल बिलिंग एक ऐसा प्रोसेस है, जैसा कि हम सुनते आ रहे हैं कि आउट ऑफ कंट्रीज़ के अंदर जो इलाज होता है वो बहुत ही ज़्यादा सस्ता होता है बनिस्बत हमारे कंट्रीज़ के अंदर। तो अमेरिका के अंदर ऐसा है कि वहाँ पे जो लोग अपना इलाज करवाते हैं, वो खुद अपनी इलाज की जो इनकम जो पेमेंट होती है वो खुद पे नहीं करते, बल्कि उनकी इंश्योरेंसेस कंपनी जो होती हैं वो पे करती हैं। जब भी वहाँ पे कोई पेशेंट है, वो डॉक्टर के पास जाता है, तो वो डॉक्टर को अपना इंश्योरेंस कार्ड या आई कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट दिखाता है जिससे मतलब उसकी इंश्योरेंस को फाइंड किया जा सकता हो, तो वो सिर्फ इलाज करवा के चला जाता है, पेमेंट नहीं करता। कोई भी पेशेंट है, जब वो डॉक्टर के पास चला गया, फ्रंट ऑफिस में जो भी फ्रंट पे बंदा बैठा है, वो उसका इंश्योरेंस कार्ड या आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी एक चीज़ जो है वो उसकी चेक कर लेंगे, ले लेंगे, उसकी पिक्चर ले लेंगे या फ़ोटोकॉपी ले लेंगे, और उसके बाद जो पेशेंट है वो डॉक्टर के साथ जाके इनकाउंटर करेगा, मतलब चेकअप करवाएगा। डॉक्टर जो है उसको डायग्नोज़ वगैरह करेगा, ट्रीटमेंट प्लान बताएगा, उसके बाद वो पेशेंट चला गया। उसके बाद उसकी जो पेमेंट है वो पेशेंट बराह रास्त पे नहीं करेगा, बल्कि उसकी इंश्योरेंसेस कंपनीज़ जो हैं वो पे करेंगी। और अमेरिका के अंदर पैदा होने से लेके मरने तक आपके पास कोई ना कोई इंश्योरेंसेस होती है, और बल्कि एक से ज़्यादा होती हैं, जिसको हम प्राइमरी, पहली इंश्योरेंस, सेकेंडरी, दूसरी इंश्योरेंस, और फिर इसी तरह बढ़ती जाती हैं आगे टर्शरी और टेट्रा तक जाती हैं। इवन कि एक पर्सन के पास 7 इंश्योरेंसेस हो सकती हैं। तो अमेरिका के अंदर जो लोग इलाज करवाते हैं, वो अपनी जो इलाज की पेमेंट होती है, जो पैसे होते हैं, जो हम यहाँ पे जैसे डॉक्टर के पास गए, हमने पर्ची बनवाई, तो सबसे पहले हमने फ़ीस सबमिट की। उसके बाद हमने डॉक्टर को चेकअप करवाया, उसके बाद अगर कोई टेस्ट होंगे, कोई मेडिसिन होगी, तो उसका हमें फ़र्दर उसी टाइम पे करना पड़ेगा। तो अमेरिका के अंदर ऐसा नहीं है, बल्कि वहाँ पे जो पेशेंट्स होते हैं, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं और फिर चेकअप करवाते हैं, और जब डॉक्टर को वो चेक करवा के चले जाते हैं, तो उसके बाद जो डॉक्टर होता है, वो मेडिकल बिलर के थ्रू उस पेशेंट का जो बिल होता है, जो उसने उसको चेक किया होता है और मेडिसिन और ट्रीटमेंट प्लान दिया होता है, उसकी जो पेमेंट होती है, वो मेडिकल बिलर के थ्रू उस पेशेंट की जो करंट इंश्योरेंस होती है, उसको भेजते हैं। जो इंश्योरेंस होती है, उसका तज्ज़िया करती है, उसको देखती है, और फिर वो डायरेक्ट जो अमाउंट बनती है डॉक्टर की, वो डॉक्टर के अकाउंट में भेज देते हैं। और वहाँ पे हर ट्रीटमेंट का एक स्पेसिफिक कोड है। अगर आपके सर में दर्द है, तो ये एक बीमारी है, क्योंकि सर में दर्द है तो इसका एक कोड है, उसको आईसीडी बोलते हैं, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन डिजीज़। और डॉक्टर ने आपको जो मेडिसिन दी, जो ट्रीटमेंट दिया, उसका भी हर ट्रीटमेंट का एक स्पेसिफिक कोड होता है, जो जिसका पहला मरहला जो होता है वो होता है HCPCS, हेल्थ कॉमन प्रोसीजर कोडिंग सिस्टम। जब वो चल जाता है, वो फैल जाता है ज़्यादातर, जैसे कि एक बीमारी है, वो एक जगह पे बहुत कम है, तो वहाँ पे HCPCS कोड का यूज़ होगा। जब वो बीमारी पूरी रियासत में या पूरी कंट्री में फैल जाएगी, फिर उसी कोड को ऑथेंटिक अप्रूव करते हुए CPT में कन्वर्ट कर दिया जाएगा कि करंट प्रोसीजर टर्मिनोलॉजी के अंदर। जब डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट देता है, तो हर ट्रीटमेंट का एक स्पेसिफिक कोड होता है, हर बीमारी का एक स्पेसिफिक कोड होता है, जिसको ICD बोलते हैं, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन डिजीज़।
और हर ट्रीटमेंट का एक कोड होता है जिसको बोलते हैं CPT, करंट प्रोसीजर टर्मिनोलॉजी। तो वहाँ पे हर ICD और हर CPT कोड का एक रेट है जो खुद हुकूमत मुतय्यन करती है। हुकूमत के अंडर मेडिकेड और मेडिकेयर दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो हर ICD और हर CPT कोड का रेट जो है वो फिक्स करती हैं कि कौन सी बीमारी का या कौन से ट्रीटमेंट का क्या रेट होगा। इसके ऊपर डॉक्टर बहस नहीं कर सकते। जो भी जिस बीमारी और जिस ट्रीटमेंट का जो रेट फिक्स होगा डॉक्टर को वही मिलेगा। तो इसी तरह जब पेशेंट डॉक्टर के पास गया, उसने जाके चेकअप करवाया, चेकअप करवाने के बाद वो चला गया अपने घर। उसके बाद जो डॉक्टर है उसने एज मेडिकल बिलर उसके जो बीमारी होगी उसको ICD कोड में लिखना है और जो उसको ट्रीटमेंट दिया होगा उसको CPT कोड में लिखना है। और वो जिस सॉफ्टवेयर के अंदर लिखेगा वो सॉफ्टवेयर मेडिकल बिलर के पास भी होगा। मेडिकल बिलर पाकिस्तान में बैठा भी हो सकता है, इंडिया में, अफगानिस्तान में, फिलिपाइन में, वट एवर वो किस कंट्री में बैठा है, उसको भी डॉक्टर ने वही सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया होगा जो खुद डॉक्टर के पास लॉगिन होगा, जो डॉक्टर ने परचेज किया होगा। जैसे हम पाकिस्तान में POS के तौर पर कुछ रेस्टोरेंट और बेकरीज के ऊपर हम देखते हैं कि एक जो कैशियर होता है वो कोड लगा रहा होता है और उसके बाद हमें बिल आ जाता है। हम देखते हैं कि सबसे पहली लाइन में काउंटिंग होती है, फिर कोड होता है, जो प्रोडक्ट हम परचेज करते हैं उसका कोड होता है, उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन होती है और फिर उसकी अमाउंट होती है। सेम इसी तरह जब डॉक्टर किसी भी पेशेंट को ट्रीटमेंट देता है तो उसके जब वो कोड लिखता है तो सबसे पहले काउंटिंग होती है 1 2 3 कितना ट्रीटमेंट दिया गया। उसके बाद फिर उस ट्रीटमेंट का कोड होता है जिसको CPT बोलते हैं जो 5 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। और उसके बाद फिर उसकी डिस्क्रिप्शन होती है और फिर उसकी अमाउंट लिखी होती है जो डॉक्टर ने आगे मतलब जो फिक्स अमाउंट होती है वो लिखी होती है। तो जब वो डाटा सारा एक मेडिकल बिलर के पास आ जाता है तो मेडिकल बिलर सबसे पहला काम जो करता है वो पेशेंट का नाम वेरीफाई करता है। जो पेशेंट ने अपना ID कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी चीज़ जो प्रोवाइड की होगी जो उसके ऊपर नाम लिखा होगा, क्या वही नाम डॉक्टर ने सॉफ्टवेयर के अंदर लिखा है या नहीं लिखा। स्पेल चेक करेंगे कि एज डॉक्टर ने लिखा है या कोई मिस्टेक है। डेट ऑफ बर्थ चेक करेंगे कि जो उसके डॉक्यूमेंट के ऊपर मौजूद है वो सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद है या नहीं है। उसके बाद हम डेट ऑफ इंजरी या डेट ऑफ जो पहले दिन जब डॉक्टर के पास पेशेंट आया और उसने बताया कि उसको ये मसला जो है वो किस डेट से है, तो डेट ऑफ एक्सीडेंट बोलते हैं या डेट ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं या डेट ऑफ इंजरी बोलते हैं, वो हम वेरीफाई करेंगे कि डॉक्टर ने वही लिखी है या नहीं लिखी। उसके बाद हम चेक करेंगे कि उस पेशेंट के पास कौन सी इंश्योरेंस है, वो पेशेंट जो है किस कैटेगरी के अंदर आता है और कौन सी इंश्योरेंस के अंदर वो एलिजिबल है। उस इंश्योरेंस के भी अलग अलग वेब पोर्टल्स होते हैं जिस तरह फेसबुक, व्हाट्सएप और इस तरह के पोर्टल्स होते हैं। इंश्योरेंस का भी इसी तरह का अपना पोर्टल्स होता है, उसको हम अपने PC के ऊपर लॉगिन करेंगे। जो लॉगिन पासवर्ड होगा वो हमें डॉक्टर प्रोवाइड करेगा या डॉक्टर के नाम पे हमें लॉगिन पासवर्ड मिला होता है। तो उसके अंदर हम पेशेंट की एलिजिबिलिटी फाइंड करेंगे कि जिस दिन पेशेंट ने इलाज करवाया उस दिन वो इंश्योरेंस के पास एलिजिबल था या नहीं था, या उसका जो कवरेज प्लान था, जो उसने इंश्योरेंस पॉलिसी दी हुई थी, वो उस टाइम एक्टिव थी या नहीं थी। अगर वो एक्टिव है तो हम उस क्लेम को प्रॉपरली तरतीब के साथ पहले पेशेंट का नाम हैटफा फॉर्म होता है जिसके ऊपर हम क्लेम बनाते हैं, पहले पेशेंट का नाम, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर और उसके बाद उसको क्या बीमारी है और उसके 3rd सेक्शन के अंदर क्या ट्रीटमेंट दिया गया है और उसके 4th सेक्शन के अंदर प्रोवाइडर की सारी इन्फॉर्मेशन जाएगी। उस फॉर्म को फिल करने के बाद हम इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट कर देंगे और इंश्योरेंस कंपनी जो है वो उसको एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी। अगर रिजेक्ट करेगी तो हम अपनी गलतियों को ढूंढेंगे कि हमने कौन सी मिस्टेक की है। अगर वो एक्सेप्ट कर लेती है तो वो फिर प्रोसेस करेगी। प्रोसेस करने के बाद अगर वो डिनाई करती है तो हमें दोबारा से उसको देखना होता है कि उसने डिनाई क्यों किया है, उसकी रीज़न देखनी होती है। अगर वो डिनाई नहीं करती, उसको प्रोसेस कर देती है और पे कर देती है तो वो फिर डॉक्टर के अकाउंट में पेमेंट आ जाएगी और हमें एक EOB, एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट या ERA, ये हमें एक डॉक्यूमेंट रिसीव होगा जिसके अंदर प्रॉपर डिटेल्स मेंशन होंगी कि कितनी अमाउंट किस थ्रू डॉक्टर के अकाउंट में पेमेंट चली गई
वो हम चेक कर लेंगे और वेरीफाई करने के बाद हमारा उस क्लेम पे काम ख़त्म हो जाएगा। अगर क्लेम रिजेक्ट होता है, अगर क्लेम डिनाई होता है, तो उस क्लेम के ऊपर काम करने के लिए ही डॉक्टर को एज मेडिकल बिलर हमें हायर करते हैं। तो ये सारा एक नेसेसरी सा तारुफ था कि मेडिकल बिलिंग क्या है और मेडिकल बिलिंग को कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो अगर आपको इसमें से कोई चीज़ समझ नहीं आई तो हमारा नंबर जो है वो बायो के अंदर दिया गया है। आप डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप पे रब्ता करके भी पूछ सकते हैं, प्रॉपरली आपको गाइडलाइन दी जाएगी। तो इसी तरह जब हम क्लेम सबमिट करते हैं तो उसके दरमियान एक क्लियरिंग हाउस भी आता है। जब आप मेडिकल बिलिंग की फील्ड में आएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्लियरिंग हाउस क्या होता है। जिस तरह आजकल पाकिस्तान के अंदर हम व्हाट्सएप के थ्रू जब किसी को मैसेज करते हैं तो बाज़ दफ़ा हमारा मैसेज लेट जाता है, तो हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि आज जो फायरवॉल हमारी हुकूमत ने परचेज़ की थी वो शायद ऑन है, उसके थ्रू हमारे मैसेजेस जा रहे हैं और मॉनिटर हो रहे हैं। तो इसी तरह इंश्योरेंस कंपनी और मेडिकल बिलर के दरमियान इलेक्ट्रॉनिकली सबमिशन, सिस्टम टू सिस्टम क्लेम को भेजने के लिए दरमियान में एज ए थर्ड पार्टी एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम क्लियरिंग हाउस बोलते हैं। जब मेडिकल बिलर जो है उस क्लेम को इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करेगा तो दरमियान में जो क्लियरिंग हाउस है, पहले जो क्लेम है वो क्लियरिंग हाउस में जाएगा। क्लियरिंग हाउस उसको फिल्टर करेगा कि आया कोई चीज़ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी गई, जैसे पेशेंट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ इंजरी, या उसका इंश्योरेंस क्लेम नंबर या पॉलिसी नंबर, या उसका एड्रेस या फ़ोन नंबर, या जो डॉक्टर है उसका लाइसेंस नंबर, या जो हॉस्पिटल है जहाँ पे बैठ के इलाज प्रोवाइड किया गया है उसका एक NPI नंबर होता है, नेशनल प्रोवाइडर आइडेंटिटी, कहीं वो रॉन्ग तो नहीं है, या जिस जगह पे बैठ के डॉक्टर ने इलाज किया उसका जिप कोड, उसका प्रॉपर एड्रेस जो है वो रॉन्ग तो नहीं है। ये चीज़ें पहले जो क्लियर हाउस है वो तस्दीक करता है। अगर ये चीज़ें ठीक हों तो जो क्लियर हाउस है एज ए थर्ड पार्टी एक सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू जो क्लेम है वो इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट हो जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी फिर अपने तौर पे उसको चेक करेगी कि आया उसमें कोई और रिजेक्शंस तो नहीं है। अगर ये चीज़ें ठीक ना हों तो जो क्लियरिंग हाउस है वो रिटर्न अपने एक रिजेक्शन ऑप्शन फोल्डर के अंदर उस क्लेम को डाल देगा कि इस क्लेम में कोई मसला है, या तो वो इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट फोल्डर में डालेगा कि उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट आपने भेजने थे वो नहीं भेजे, या वो उसको इन रिजेक्शन में डाल देगा कि कोई जो इन्फॉर्मेशन आपने दी वो फाइंड आउट नहीं हो रही या एलिजिबिलिटी फाइंड नहीं हो रही, या कोई भी ऐसी चीज़ हमने क्लेम के अंदर मेंशन की जो ठीक नहीं थी या एक्सपायर थी, जैसे पेशेंट एलिजिबिलिटी है या उसका इंश्योरेंस कार्ड है, उसने जो पॉलिसी ली हुई थी वो एक्सपायर हो गई, या कोई ऐसी चीज़ जिसका लिखना ज़रूरी था वो नहीं लिखी हुई, तो इसका मतलब है वो रिजेक्शन में आ जाएगा। तो उसके बाद हम उसको क्लियरिंग हाउस के सॉफ्टवेयर से चेक करेंगे कि हमारे कौन कौन से क्लेम जो है वो रिजेक्शन में हैं, क्यों हैं, उनको हम वेरीफाई करने के बाद दोबारा सबमिट करेंगे। अगर क्लेम इंश्योरेंस के पास चला जाता है वो प्रोसेस करती है, अगर वो उसको एक्सेप्ट करती है तो इसका मतलब है उसको वो प्रोसेस करेगी, वो डिनाई करती है या पे करती है ये उससे अगला मरहला है। अगर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती, रिजेक्शन में डाल देती है, तो इसका मतलब है कि उस क्लेम के अंदर कोई बुनियादी इशू है, उसको हमें दोबारा देखने की ज़रूरत होती है कि उसके अंदर पेशेंट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, ज़िप कोड और उसकी जो इंश्योरेंस क्लेम नंबर है। अगर वो क्लेम वर्क के दौरान था, इंजरी जो थी, और या एक्सीडेंट था, तो उसके अंदर फिर और मरहले आ जाते हैं कि वो लोग नो फॉल्ट था या वर्कर कॉम था, तो उसके अंदर WCB नंबर हमने वेरीफाई करना होता है। अगर वो नो फॉल्ट है तो उसकी जो एक्टिव पॉलिसी है वो हमने वेरीफाई करनी होती है। तो ये एक छोटा सा मेडिकल बिलिंग का तारुफ था कि मेडिकल बिलिंग के अंदर बिलर का क्या रोल होता है और ये किस तरह निज़ाम चलता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि अमेरिका के अंदर जितने भी पेशेंट्स होते हैं, जितने वहाँ पे फ़र्द हैं, जितनी वहाँ पे उनकी पॉपुलेशन है, वो लोग हैं, वो जब अपना इलाज करवाते हैं तो वो पेमेंट खुद पे नहीं करते एज ए बरह रास्त, बल्कि इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो उनकी पेमेंट करती हैं। और वहाँ पे उनकी हर बीमारी और हर इलाज का एक स्पेसिफिक रेट जो है वो फिक्स है। आप अगर एक बीमारी है उसका जो रेट है वो $100 है, आप $1000 भी लिख के भेजेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो $100 ही पे करेगी, क्योंकि वही अलाउड अमाउंट थी जो कि इंश्योरेंस और डॉक्टर के दरमियान तय थी, या बल्कि यूँ कह सकते हैं कि जो वहाँ की हुकूमत ने फिक्स की हुई है। तो वहाँ अमेरिका के अंदर जो लोग अपना इलाज करवाने डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बराह रास्त उनसे पेमेंट नहीं ले सकता,
बल्कि एज इंश्योरेंस कंपनी थ्रू मेडिकल बिलर वो अपनी जो रेमिट्स होते हैं वो वसूल करता है। तो जो सॉफ्टवेयर डॉक्टर के पास मौजूद होता है उसी सॉफ्टवेयर के अंदर वो पेशेंट का नाम और हर चीज़ एंट्री करता है। वही सॉफ्टवेयर एक मेडिकल बिलर के पास भी मौजूद होता है जिसके बहुत ज़्यादा नाम है, जिसको हम हेल्थ नीड या ई क्लिनिक, इस तरह के कायरो और भी बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर हैं जो अमेरिका के अंदर यूज़ होते हैं। तो वहाँ पे जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसका जितना भी डाटा होता है सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड करता है। वही सॉफ्टवेयर मेडिकल बिलर के पास ऑन होता है और मेडिकल बिलर उसी सॉफ्टवेयर के थ्रू क्लेम जनरेट करता है, उसके आईसीडी को देखते हुए, उसके सीपीटी कोड को देखते हुए, सारी चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद वो क्लेम जनरेट करके थ्रू क्लियरिंग हाउस वो इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करता है। इंश्योरेंस कंपनी अगर उसको एक्सेप्ट करती है तो वो फिर प्रोसेस करती है, उसकी जो पेमेंट होती है वो डायरेक्ट डॉक्टर के अकाउंट में आ जाती है। अगर यहाँ तक आपको किसी भी चीज़ के अंदर कन्फ्यूजन है, अगर आपका कोई सवाल है, तो आप हमारे नंबर पे हमारे व्हाट्सएप के अंदर रब्ता करके आप प्रॉपर डिटेल्स ले सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म की अगर आपकी कन्फ्यूजन है, आप एज मेडिकल बिलर अपने करियर को स्टार्ट करना चाहते हैं, आप किसी पाकिस्तान की बड़ी कंपनी या छोटी कंपनी के अंदर अपने करियर को ज्वाइन करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, अगर आपको कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन चाहिए कि इंटरव्यू के अंदर क्या पूछा जाएगा या कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है जिसका आपको पता होना ज़रूरी है, तो आप हमसे लाजमी रब्ता करके इन्फॉर्मेशन और रहनुमाई ले सकते हैं। तो ये एक छोटा सा तारुफ जो मैंने आपको मेडिकल बिलिंग के हवाले से करवाया है। अगर इसके अंदर भी कोई आपको चीज़ समझ नहीं आती तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और इसके बाद अब हम चलते हैं कि जब आप किसी कंपनी के साथ एज ए जॉब सिलेक्ट हो जाते हैं तो कंपनी आपको क्या सिखाती है, सबसे पहला दिन आपको वो क्या काम सिखाती है या क्या स्टेप सिखाती है या कौन से स्टेप से आपको स्टार्ट करवाती है। अगर कंपनी ने आपसे स्टेप वर्क लेना है, किसी एक स्टेप के ऊपर उसने काम लेना है, जैसे कि आप सिर्फ पेशेंट का नाम और उसका डाटा वेरीफाई कर रहे हैं, या सिर्फ आप पेशेंट की एलिजिबिलिटी फाइंड कर रहे हैं इंश्योरेंस वेब पोर्टल से या कॉल के ज़रिए, या आप सिर्फ और सिर्फ आईसीडी और सीपीटी कोड डाल के क्लेम जनरेट कर रहे हैं, या आप सिर्फ इंश्योरेंस को कॉल करके ये पता कर रहे हैं कि क्लेम उनके पास पहुंचा है या नहीं पहुंचा, या आप सिर्फ इंश्योरेंस को कॉल करके ये पता कर रहे हैं कि उन्होंने इंश्योरेंस क्लेम जो है वो किस वजह से डिनाई किया या रिजेक्शन की क्या वजह थी, या आप सिर्फ इंश्योरेंस को ये कॉल करके पता कर रहे हैं कि पेमेंट डिटेल्स क्या हैं, चेक नंबर, चेक अमाउंट, ये चीज़ें, या आप सिर्फ पेमेंट जो है वो डॉक्टर के लेजर के अंदर सेट कर रहे हैं जिसको पेमेंट पोस्टिंग बोलते हैं। तो ये सारे स्टेप बाय स्टेप हैं। अगर आप इनमें से कोई एक स्टेप परफॉर्म करते हैं किसी कंपनी के अंदर बैठकर, तो वो आपको सिर्फ उस स्टेप के बारे में गाइडलाइन देंगे कि ये स्टेप है, आपने इस तरह ये वर्क करना है, आपने कॉल करनी है, या आपने आईसीडी लगाने हैं या सीपीटी कोड लगाने हैं, कहाँ से देख के लगाने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने ओपन करने हैं, आपने सीपीटी कोड देखना है, आईसीडी कोड देखना है और इस बॉक्स के अंदर आपने उसको लगाते जाना है। तो आपको कोई मतलब नहीं होता कि उससे पहले स्टेप पे क्या हो रहा है, उसके बाद के स्टेप पे क्या हो रहा है, तो आपको सिर्फ वही स्टेप सिखाया जाता है। और अगर आप एज मेडिकल बिलर कंपनी में ज्वाइन करते हैं और कंपनी चाहती है कि ये एक पूरे प्रोवाइडर, सिंगल प्रोवाइडर को टैकल करे और हैंडल करे, तो कंपनी पहले दिन आपको सबसे बुनियादी चीज़ें सिखाएगी, जैसे नाम, कि जैसे हम पाकिस्तान में अपने नाम को कैसे रीड आउट करते हैं और अमेरिका के अंदर कैसे रीड आउट कर सकते हैं, हमारा पाकिस्तान के अंदर नाम लिखने का जो प्रोसेस है वो क्या है, और अमेरिका के अंदर नाम लिखने का प्रोसेस क्या है, अमेरिका के अंदर नाम पढ़ने का प्रोसेस क्या है, लिखने का क्या है, अमेरिका के अंदर जो डेट है वो किस रेशो से लिखी जाती है। अमेरिका के अंदर हमेशा जब डेट लिखी जाती है तो पहले मंथ आता है, फिर डेट आती है, फिर साल आता है। चाहे कुछ भी हो जाए, उनका ये तरीक़ाकार कभी चेंज नहीं होता। आप जहाँ पे भी इंटरनेशनल लेवल पे आप डेट पढ़ रहे होंगे तो सबसे पहले मंथ पढ़ना है, फिर डेट और फिर साल, क्योंकि ऐसे ही लिखा होगा। अगर 5/5/2025 लिखा है तो आप समझ रहे होंगे कि 5 डेट है, तो ये आपकी गलतफहमी होगी। हमेशा 5 जो है वो मंथ होगा, मई होगा, और आगे 5 मई और 2025 लिखा होगा। तो इसी तरह जो नाम है, मेरा नाम नासिर मोहम्मद है, जो कि पाकिस्तान के अंदर मेरे आईडी कार्ड पे भी लिखा हुआ है। पहले नासिर लिखा हुआ है, फिर मोहम्मद लिखा हुआ है। अगर मैं इसको अमेरिका की लैंग्वेज में पढ़ूंगा तो ये मोहम्मद नासिर होगा, क्योंकि जो मेरा लास्ट नेम है वो फर्स्ट नेम के तौर पे पढ़ेंगे और जो मेरा फर्स्ट नेम है ये लास्ट नेम के तौर पे पढ़ेंगे।
क्योंकि वो हमेशा आपको आपके सरनेम से पुकारते हैं। हम इसकी एक बेहतरीन मिसाल मैं आपको देता हूँ कि आपके पासपोर्ट के ऊपर जो नाम लिखा हुआ है, आप गौर करें तो आपका जो सरनेम है वो पहले लिखा होगा और जो आपका अपना नेम है वो बाद में लिखा होगा। अगर मेरा नाम नासिर खान है तो खान पहले लिखा होगा और नासिर बाद में लिखा होगा, और हमेशा उसके दरमियान कॉमा लगा होगा। कॉमे का मतलब होता है कि जो नाम पहले लिखा गया है ये सरनेम है, जो कॉमे के बाद लिखा गया है ये आपका अपना नेम है। तो ये बुनियादी चीज़ें आपको पहले दिन कंपनी बताएगी, क्योंकि उसने आपसे प्रॉपर एक पूरे मेडिकल प्रोवाइडर को हैंडल करवाना है। आपको पूरा आरसीएम साइकिल जो है वो परफॉर्म करवाना है। तो सबसे पहले वो आपको ये बुनियादी चीज़ें बताएगी कि डेट कैसे लिखी होगी, वो आपने कैसे पढ़नी है। अगर आप डेट को रॉन्ग पढ़ते हैं तो आप कभी भी क्लेम को प्रोसेस नहीं करवा पाएंगे, इवन कि आप डॉक्यूमेंट भी नहीं ढूंढ सकेंगे सॉफ्टवेयर के अंदर। तो सबसे पहले हमेशा मंथ लिखा होगा, डॉक्यूमेंट के ऊपर जो डेट मेंशन होती है उसके ऊपर सबसे पहले मंथ होगा, फिर डेट होगी, फिर साल होगा। जो नाम लिखा होगा, अगर कॉमा डाला हुआ है तो सबसे पहले उसका सर नेम होगा, फिर उसका अपना नेम होगा। अगर कॉमा ऐड नहीं है तो फिर एज जिस तरह पाकिस्तानी हमारा नेम लिखा होता है नासिर मोहम्मद या कोई भी नाम है, तो वो बिल्कुल आपने सीधा पढ़ना है। कॉमे का मतलब ये है कि कॉमे से पहले जो नाम लिखा होगा वो सर नेम होगा और कॉमे के बाद जो है वो उसका ओरिजिनल नेम होगा। अगर इसके बारे में और कोई आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप मैं बार-बार ये अपनी वीडियो के अंदर 3-4 मर्तबा कह चुका हूँ कि आप हमारे नंबर पे राब्ता करके हमसे प्रॉपर डिटेल्स जो है वो ले सकते हैं। ये एक बुनियादी चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आपके लिए जानना इतनी ज़रूरी हैं जितनी कि मेडिकल बिलिंग, क्योंकि ये बुनियादी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट ढूँढते हुए टाइम नहीं लगेगा, बल्कि आपको पता होगा कि मैंने डॉक्यूमेंट, क्योंकि डेट वाइज़ डॉक्यूमेंट लिखे होंगे सॉफ्टवेयर के अंदर, तो आपको पता होगा कि आपने किस डेट के डॉक्यूमेंट को ओपन करना है। तो जब आपको बेसिक डेट का जो करेक्ट लिखने का जो प्रोसेस है वो पता होगा तभी आप ढूंढ पाएंगे। अगर वहाँ पे लिखा हुआ है 9/5/2025 और आप ढूंढ रहे थे मई 9 को, तो इसका मतलब है कि आप सितंबर ढूंढ के बैठे हुए हैं, मई तो आपने ढूंढा ही नहीं है, क्योंकि पहले मंथ लिखा था फिर डेट लिखी थी, और आप उसको अगर पहले डेट समझ रहे थे तो ये आपकी मिस्टेक है। तो सबसे पहले आज के हमारे लेक्चर में जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो ये है कि डेट को कैसे लिखा जाएगा, पहले मंथ, फिर डेट और फिर ईयर आएगा, और जो नाम है वो कैसे पढ़ना है। अगर कॉमा लगा हुआ है तो पहले सर नेम होगा, उसके बाद उस पर्सन का अपना नेम होगा, और अगर कॉमा नहीं लगा तो फिर जिस रेशो से हम लिखते हैं वैसे ही लिखा हुआ होगा। और उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि मेडिकल बिलिंग क्या है। अमेरिका के अंदर जो लोग अपना इलाज करवाते हैं वो बरह रास्त अमाउंट जो है वो प्रोवाइडर को पे नहीं करते, बल्कि उनकी जो अमाउंट होती है वो इंश्योरेंस कंपनीज पे करती हैं, और जो प्रोवाइडर होता है जिसको डॉक्टर बोलते हैं वो अपनी ये पेमेंट जो है वो मेडिकल बिलर के थ्रू क्लेम को प्रोसेस करवा के इंश्योरेंस कंपनियों से वसूल करते हैं। ये हम आज हमारा फर्स्ट लेक्चर था, इसके अंदर वो चीज़ मैंने आपको बताई है जो बिल्कुल बुनियादी है। ये आपको सिर्फ वो कंपनी सिखाएंगी जिन्होंने आपसे पूरा साइकिल जो है वो परफॉर्म करवाना है। अगर वो आपसे सिंगल स्टेप परफॉर्म करवाना चाहती हैं तो मैंने आपको बता दिया है कि वो सिर्फ आपको वही स्टेप बताएंगे जो उन्होंने आपसे परफॉर्म करवाना है। तो इसके अलावा अगर आप फर्स्ट लेक्चर के अंदर जो चीज़ें आज हमने एक्सपोज की हैं, एक्सप्लेन की हैं, इसके अंदर अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका मेडिकल बिलिंग के हवाले से कोई क्वेश्चन है कि कौन सी कंपनी हायरिंग कर रही है, कौन सी नहीं कर रही, किस सिटी के अंदर कौन कौन सी कंपनीज बैठी हैं, और कंपनी में ज्वाइन करने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, और कंपनी में ज्वाइन करने के लिए क्या कितनी तालीम ज़रूरी है, कितना नॉलेज होना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको ये भी बताएंगे कि किस किस कंपनी में वैकेंसी आई हुई है, और कौन कौन सी कंपनी की क्या क्या शराइत हैं, और कौन कौन सी कंपनी आपसे इंटरव्यू में क्या क्या पूछ सकती है। अगर आप एज ए फ्रेश ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर आपसे क्या सवाल जवाब होंगे, अगर आप एज एक्सपीरियंस ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर आपके पास क्या सवाल जवाब होंगे। तो ये सारी चीज़ें आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी ले सकते हैं, ये हम स्टेप बाय स्टेप अपने लेक्चर्स के अंदर भी बताएंगे। और हमारे जो यूट्यूब चैनल है इसको आप सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली अपडेट जो है वो भी आपको मिलती रहे। और बाकायदा तौर पे इस चैनल के अंदर जो पोस्ट का ऑप्शन है उसके अंदर हम जॉब को भी पोस्ट करते हैं कि जिस कंपनी के अंदर हायरिंग की वैकेंसीज आती हैं उसकी जो पोस्ट होती है, हायरिंग पोस्ट जो होती है, वो भी हम अपने चैनल के ऊपर एज ए पोस्ट जो है वो पोस्ट कर रहे होते हैं। आप हमारे चैनल के ऊपर मुख्तलिफ कंपनीज की वैकेंसीज को भी चेक कर सकते हैं।
आप हमसे रब्ता करके प्रॉपर मेडिकल बिलिंग डिटेल्स ले सकते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पर प्रॉपर मेडिकल बिलिंग का साइकिल सिखाने का जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, इंशाल्लाह ये हमेशा चलता रहेगा और इस चैनल के ऊपर आपको सिर्फ मेडिकल बिलिंग के हवाले से कंटेंट मिलेगा। और अगर आप मेडिकल बिलिंग को इंटरेस्ट हैं और आप मेडिकल बिलिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लाजमी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।